तो बच्चों न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप वो न्यूमेरिकल कर दोगे, एकदम सही सही आंसर दोगे, ठीक है। आइए देखिए, उसके बाद इस क्लास में अपन पीपीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। उसके बाद कुछ छोटे छोटे रिलेशन है, जैसे रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी एंड व्हाट इज द वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन होता है, छोटे छोटे रिलेशन है। उसके साथ कितना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ the volume of 0.1 mHCl is required for neutralization of 0.1 gram mixture of sodium carbonate and सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। आपके पास क्या है, 0.1 ग्राम मिक्सचर प्रेजेंट है, इसका सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 0.1 एम HCl की मोलरिटी गिवन, 0.1 एम HCl के कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको बताना। देखो आपको गिवन क्या है वो देख लेते हैं, और साथ में कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे इसको अटेंड करें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे किसके, Na2CO3 और NaHCO3 के। तो सर कैसे करें, आइए, गिवन क्या है उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन का। कि आपको गिवन है वेट ऑफ NaHCO3 प्लस Na2CO3 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। अब ये है कि कुछ टाइम तक न्यूमेरिकल से अपन दूर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पीरियडिक करेंगे इसके बाद। तो वेट ऑफ NaCO3 प्लस Na2CO3 वो कितना है, 1 ग्राम। एंड मोलरिटी ऑफ HCl, मोलरिटी ऑफ HCl ये कितनी है, 0.1। मैंने कहा सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के और सोडियम बाइकार्बोनेट के, दो सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के और सोडियम कार्बोनेट दोनों के मोल्स कैलकुलेट करें। ठीक है, दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने, तो कोई किसी के भी मोल्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, दैट वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बट सर हमें वेट इन ग्राम दोनों का मिला के दिया हुआ है कि दोनों को मिला के अगर वेट इन ग्राम देखें तो वो कितना है, 1 ग्राम। तो देखो अपन एज्यूम कर लेते हैं किसी एक का वेट, लेट वी एज्यूम वेट इन ग्राम ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू x। अपन ले लेते हैं, आप चाहो तो NaCO3 का ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Na2CO3 का वेट इन ग्राम अपन ले लेते हैं। ओके, तो वेट इन ग्राम ऑफ NaHCO3 ये कितना आ जाएगा, टोटल कितना था, 1, 1 में से x इसको ले लियो तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स। आगे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
Na2CO3। अब मेरे को पूछेंगे, मैं कह दूंगा 106 होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। 2 सोडियम है ना, एक का 23, तो 2 का कितना हो जाएगा 46। कार्बोनेट है, कार्बोनेट में कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना होगा टोटल 48, तो वेट कितना आ गया 106। ये किसका है आपके पास Na2CO3 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3 वो कितना आएगा देखो, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, प्लस आपके पास कार्बोनेट का कितना आ गया टोटल 60, कार्बोनेट का 60, 48 प्लस 12 कितना हो गया 60, तो 60 हो गया, ये 24 हो गया, तो आपके पास ये 84 है। ये आपके पास क्या आ गया। और एक थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, वो थोड़ा सा मिस्टेक होते क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन में साथ में ये था कि इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल, ये ध्यान है। वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स में इक्विमोलर आपके पास सॉल्यूशन है, यानी कि मोलरिटी जो है वो आपके पास सेम। तो मॉलिक्यूलर वेट सर ऑफ बताया था आपने। बताया था क्या, Na2CO3 वो आपके पास 106, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास NaCO3 का 84। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और एक्स पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मोल कैलकुलेट करने से पहले। तो इसके मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, दैट वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, x अपॉन 106 मोल्स ऑफ NaCO3, सॉरी Na2CO3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaCO3 1 माइनस x अपॉन आपके पास क्या आ गया 84 माइनस एक्स अपॉन क्या आ गया आपके पास 84। अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 84x इज इक्वल्स टू 106 माइनस अपने पास क्या आ गया 106x, है ना। 84x आंडी 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 तुम्हारा नहीं की है। 10x अपॉन 106 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन आपके पास क्या आ गया 84। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी, वेट इन ग्राम आ जाएगा, वेट इन ग्राम से अपन क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 एंड मोल्स ऑफ NaHCO। यहां तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज कर लीजिए। यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर लीजिए। सर एक्स की वैल्यू 0.558 है। ओके, सर अप्रोक्सीमेटली 150 ml है क्या आंसर? क्या कह रहे हैं। सर 150 ml अब आया आंसर, वो मुझे हाँ पता नहीं हाँ था इक्विमोलर है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया सर। अब 150 ml आया आंसर। ओके, दोनों के मोल्स आ जाएं उसके बाद की बात करें कि आगे क्या रहेगा। आगे कुछ नहीं है, रिएक्शन करवानी है बस एसिड के साथ। सर कैसे, देखो आपके पास है Na2CO3, मैंने कहा उसकी रिएक्शन आप किससे करवा दीजिए HCl के साथ। तो HCl के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक तो NaCl मिलेगा, है ना, एक H2O मिलेगा। अब ये रिएक्शन तो 10th से करते आ रहे हैं कि when metal carbonate react with any acid then it forms salt plus water plus carbon dioxide gas। यहाँ पे 2HCl कर दीजिए, यहाँ पे 2NaCl कर दीजिए। ओके, तो अब देखो रिएक्शन क्या कहती है वो भी अपने को समझना बहुत जरूरी है कि रिएक्शन क्या कहती है। कि 1 मोल जो है वो कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है, तब आपके पास HC कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होता है 2 मोल के साथ। यहाँ पे Na2CO3 के मोल्स आ जाएंगे, तो आप HCl के मोल कैलकुलेट कर लोगे, है ना। NaHCO3 की रिएक्शन आप एसिड के साथ कराओगे तो भी क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा H2O मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा CO2 मिलेगा। अब यहाँ क्या होगा कि 1 मोल इसका NaCO3 का रिएक्शन करता है 1 मोल HCl के साथ, तो यहाँ पे NaHCO3 के भी तो मोल्स आ जाएंगे कुछ ना कुछ, तो उससे आप क्या कर लोगे, HCl के मोल कैलकुलेट कर लोगे। दोनों मोल आपको ऐड करना, यहाँ जो मोल्स आते हैं यहाँ जो मोल्स आते हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl। तो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन में जो HCl के मोल आएंगे प्लस सेकंड रिएक्शन में जो HCl के मोल आएंगे उनको ऐड करना, ये तो आ जाएंगे आपके पास मोल्स ऑफ HCl। दोबारा बता देता हूँ कैसे आते हैं।
रिएक्शन करवानी सोडियम कार्बोनेट की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ करवानी है, HCl के साथ। यहाँ रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन जो कहती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। रिएक्शन कहती है 1 मोल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे कितने मोल्स आ रहे हैं उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके साथ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 1 मोल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, Na2CO3 के मोल्स आगे मेरे पास 0.05, तो मैं क्या करूंगा, कितने मोल HCl की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 0.05 इंटू, यहाँ पे NaHCO3 के मोल्स वहां से कैलकुलेट करेंगे, HCl से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों रिएक्शन में जो HCl के मोल्स आ रहे हैं उसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद अपन क्या कर लेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। कि सर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो 0.1 m का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि 0.1 मोल ऑफ HCl is present in 1 liter of water, 1 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 लीटर की जगह अपन क्या कर सकते हैं, 1000 ml भी कर सकते हैं, 1000 ml भी कर सकते हैं। तो 0.1 मोल HCl जो है वो किसमें, 1 लीटर ऑफ वाटर नहीं, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या हो गया, 1000 ml हो गया। तो यहाँ जो मोल्स आएंगे उस मोल्स को मल्टीप्लाई करना अपने आप से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको करवाया और आपको ये भी बताया कि ये 12th NCERT बुक में गिवन है, बट इतना इजी क्वेश्चन है कि आप आराम से कर सकते हैं, अपन आराम से इसको ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने को इक्वेशंस पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन भी आता है जैसे अपने को अभिवर्धन ने कहा, और एक ही बात में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, बाकी कुछ। कब यूज करते हैं ये, सबसे पहली बात कब यूज करेंगे, जब आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम, तब यूज करते हैं इसको। यानी क्यों कह सकते हैं कि 1 मिलियन ऑफ सॉल्वेंट में अगर आपके पास जो सॉल्यूशन में आपके पास अगर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ppm यूज करते हैं। ppm का फॉर्मूला बहुत इजी है, ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ये ppm हो गया, ये ppm हो गया, बस खत्म है ना। अब कुछ रिलेशन, मैंने कहा कि कुछ रिलेशंस आ जाते हैं तो उसके बारे में भी बात कर लें। लाइक अपने पास क्या आ गया कि सबसे पहले कि एटॉमिक मास अगर किसी का कैलकुलेट करना तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास एटॉमिक मास का क्या था, दैट इक्विवेलेंट वेट, ये अपन देख चुके हैं आगे पहले, मल्टीप्लाई बाय वैलेंस, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंस। अगर आपको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पता है, उसकी वैलेंसी पता है, तो आप उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसका एटॉमिक मास पता है तो अपन क्या कर सकते हैं कि उसकी इक्विवेलेंट वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइड में वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। सर ये क्या होता है स्पेसिफिक हीट, अभी बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट का मीनिंग क्या होता है, वैसे अपने थर्मोडायनामिक्स आएगा जो अपन सारी बातें दोबारा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट। मैं आपको जनरली डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक
heat है. The amount of heat which is required for the increase the temperature of any substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius known as specific heat. आपको specific heat क्वेश्चन में गिवन होगी. स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखेंगे आगे की क्लासों में. अदरवाइज सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं आपको. स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू आपके पास होता है Q अपॉन डेल्टा टी. Q अपॉन डेल्टा टी. Q का मीनिंग आपके पास क्या हो जाता है, हीट, और डेल्टा टी मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन आपके पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर. यहाँ पे अपन स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं ना. स्पेसिफिक हीट अपन यहाँ एम वो लगा देते हैं. सर व्हाट इज द एम? एम मींस क्या हो गया कि 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक हीट कह देते हैं. Q अपॉन एम डेल्टा टी. और ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में कि एक रिलेशन है. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी. 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी जो है वो हमेशा कैलकुलेट करी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम. ठीक है ना. यानी कि किसी भी, कोई भी आपके पास गैस है या कोई भी आपके पास वेपर है, वेपर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस और वेपर ऑफ ए पर्टिकुलर, अपन कह सकते हैं कोई भी गैस हो ना, या वेपर की बात कर लेते हैं, वेपर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, या यूं कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर गैस और पर्टिकुलर वेपर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज नॉन एज वेपर डेंसिटी. है ना. डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस और पर्टिकुलर वेपर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉन एज वेपर डेंसिटी. और जो ये फॉर्मूला आता है दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, है ना, एनी आपके पास कोई भी आपके पास गैस हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि वेपर डेंसिटी का मीनिंग क्या रहेगा कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस और डेंसिटी ऑफ एनी वेपर with respect to the density of hydrogen gas is known as vapor density. तो relative vapor density भी कहते हैं. और molecular mass और vapor density में क्या रिलेशन आता है, molecular mass is equals to 2 into vapor density. Okay. तो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में विथ न्यू चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना. और जो ये मोल कंसेप्ट है इसकी आप एनसीईआरटी करें. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछे मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है. साथ में मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, तो उसके क्वेश्चन भी करें, उसमें भी डाउट आ जाए तो आप पूछें ना. शीट आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी आप सोल्व करें. मोल कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया अपना. अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे पीरियोडिक टेबल, बिकॉज सबसे पहले अपन ने कौन सा डिस्कस करा था, एटॉमिक, फिर अपना मोल. अब अपन पीरियोडिक टेबल को चलेंगे. ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक यू सो मच.